1961। इस वर्ष के आरंभ में मेरी जो दशा थी उसे उस समय इन शब्दों में लिखा था। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन के 4 पड़ाव होते हैं, 4 वर्ण, 4 आश्रम। इनके संबंध में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, पर जीवन के सफर में मैंने अपनी मानसिक अवस्था के 4 पड़ाव अवश्य देखे हैं और इनके संबंध में कुछ विस्तार से कह सकती हूँ। पहला पड़ाव था अचेतनता। यह बाल बुद्धि के समान थी, जिसे हर वस्तु एक अचंभा लगती है, जिसे छोटी से छोटी वस्तु में बड़ी से बड़ी दिलचस्पी पैदा हो जाती है और जो पल में बिलख उठती है और पल में हर्षित हो जाती है। दूसरा पड़ाव था चेतनता। यह एक भरपूर अंगों वाली उच्च श्रृंखल जवानी के समान थी, जिसका रोष बड़ा प्रचंड होता है, बड़ा रक्तिम, जो जीवन के गलत मूल्यों से जब रूठ जाती है मनने में नहीं आती और जो एक सर्प के समान नफरत को मणि समझकर अपने मस्तिष्क में संभाले रखती है। तीसरा पड़ाव था दिलेरी। वर्तमान को उधेड़ने वाली और भविष्य को सीने वाली दिलेरी। सपनों को ताश के पत्तों की भांति मिलाकर और बांटकर कोई खेल खेलने वाली दिलेरी, जिसकी कोई भी हार शाश्वत हार नहीं होती, जिसके पत्ते फिर से मिलाए जा सकते हैं और जीत की आशा फिर बांधी जा सकती है। और अब चौथा पड़ाव है अकेलापन। 3-4 वर्ष पूर्व जब वियतनाम के प्रेसिडेंट हो ची मिन दिल्ली आए थे, तो एक मुलाकात में उन्होंने मेरा माथा चूमकर कहा था, हम दोनों दुनिया के गलत मूल्यों से लड़ रहे हैं, मैं तलवार से, तुम कलम से। और हो ची मिन के व्यक्तित्व का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा था कि उनके जाने के बाद मैंने एक कविता लिखी जो वियतनाम में 26 मई 1958 के अखबार नान दान में छपी थी, पर यह नहीं मालूम था कि वह हो ची मिन की नज़र से गुजरी या नहीं। फिर दिल्ली के रेडियो के लिए जब विश्व के कुछ लोकगीत अनुवाद करके एक धारावाहिक क्रम में प्रस्तुत किए, तो उन्हें पुस्तक रूप में प्रकाशित करते समय वह पुस्तक आशमा हो ची मिन के शब्द दोहराते हुए उन्हें ही अर्पण कर दी थी। 1 मार्च 1961 थी जब वियतनाम से मुझे हो ची मिन का तार आया। I send you my friendliest admiration and kindest greeting। तो मन की दशा कुछ बदली। साथ ही एक अंग्रेजी फिल्म याद आई जिसमें महारानी एलिजाबेथ जिस नवयुवक से मन ही मन प्यार करती हैं, उसे जब समुद्री जहाज देकर एक काम सौंपती हैं, तो दूर से दूरबीन लगाकर जाते हुए जहाज को देखकर परेशान हो जाती हैं। देखती है कि नौजवान की प्रेमिका भी जहाज पर उसके साथ है। वे दोनों डेक पर खड़े हैं। उस समय महारानी को परेशान देखकर उसका एक शुभ चिंतक कहता है, मैडम, लुक अ बिट हायर। ऊपर उस नवयुवक और उसकी प्रेमिका के सिरों से ऊपर महारानी के राज्य का झंडा लहरा रहा था और मैं अपने आप से स्वयं ही कहती, अमृता, लुक अ बिट हायर। और मैं जिंदगी की सारी हारों और परेशानियों से ऊपर देखने की कोशिश करने लगी, जहां मेरी कृति थी, मेरी कविताएं, मेरी कहानियां, मेरे उपन्यास। ताशकंद। उस वर्ष जिंदगी ने मेरी मदद की, मेरी नजर ऊपर की। मार्च में ही मॉस्को की राइटर्स यूनियन की ओर से बुलावा मिला और उज़्बेक कवयित्री जुल्फिया खानम का पत्र कि ताशकंद में मैं उसके ही घर मेहमान रहूं। यह सारा श्रेय अपनी रूसी दोस्तों को देती हूँ कि उन्होंने मेरे मन के बड़े नाजुक समय में मुझे यह बुलावा देकर मुझे उदासी की गहरी यंत्रणा से निकाल लिया। मैं 23 अप्रैल को ताशकंद चली गई। मेरी उस समय की 1961 की डायरी में कई प्यारे पलों की यादें अंकित हैं। जुल्फिया के दिल का जाम मोहब्बत से भरा हुआ है
और दस्तरख्वान पर शीशे के प्याले अनार के रस से। दोनों लाल प्यालों से बारी बारी घूंट भरते हुए मैं उज्बेक पुस्तकों के पन्ने पलटती रही। मुझ में और पुस्तकों के बीच भाषा की दीवार है, पर एक पुस्तक की जिल्द पर एक प्यारी लड़की की तस्वीर है जिसकी आंख में एक आंसू लटका हुआ है। लगा वह आंसू भाषा की दीवार फांद कर मेरे आंचल में आ गिरा। मैंने कहा, जुल्फिया, इन आंसुओं और औरत की आंखों का न जाने क्या रिश्ता है। कोई मुल्क हो, यह रिश्ता बना ही रहता है। जुल्फिया ने कहा, जब दो मन इस रिश्ते को समझ लेते हैं तब उस समझ की बलिहारी उनमें भी एक अटूट रिश्ता हो जाता है। मुझे लगता है अमृता और जुल्फिया भी जैसे एक औरत के दो नाम हैं, और जुल्फिया ने मेरे लिए 19वीं शताब्दी की उज्बेक कवयित्री नादिरा की कविताएं पढ़ी, और हम कितनी ही देर तक नादिरा और महजूना के काव्य में डूबे रहे। आज समरकंद में एक कवि आरिफ ने लाला के 2 फूल लाकर हम दोनों को दिए। दोनों का रंग लाल और एक सी सुगंध थी, पर मैंने और जुल्फिया ने आपस में वे फूल बदल लिए, जैसे मेरे देश में 2 सहेलियां अपनी चुनरियां बदल लेती हैं। जुल्फिया कहने लगी, 2 फूल पर एक खुशबू, 2 देश, 2 भाषाएं, 2 दिल पर एक दोस्ती। फिर कुछ पल बाद जुल्फिया ने कहा, पर इन फूलों में दर्द का वो दाग नहीं है, हमारे दिलों में दर्द के दाग हैं। मुझे नादिरा का शेर याद आया जिसमें वह बुलबुल से कहती है, अगर तेरे गले के गीत चुक गए हैं तो इस नादिरा के कलम से फरियाद ले जा। और मैंने कहा, मैं लाला फूल से कहती हूँ कि अगर तुझे अपने दिल के लिए दर्द के दाग नहीं मिले तो मुझसे या जुल्फिया से कुछ दाग उधार ले जा। जुल्फिया को कुछ याद आ गया। कहने लगी, हाँ, लाला के ऐसे भी फूल होते हैं जिनकी छाती में काले दाग होते हैं। चलो खेतों में फूल ढूंढें। फिर मैं और जुल्फिया खेतों में मेंढ मेंढ चलते हुए वे दागदार फूल ढूंढते रहे। नबी जान, मेरा उज्बेक दुभाषिया, साथ था। वह लाला का एक खास फूल ढूंढ कर ले आया और मुझसे कहने लगा, इस फूल की छाती में हिज्र के काले दाग तो नहीं है, पर रोशनी के सिल्की दाग जरूर है। फूल की पंखुड़ियों में छुपे हुए सचमुच सिल्की दाग के निशान थे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जुल्फिया से कहा, ये दाग शायद इसलिए रोशन है क्योंकि इनमें यादों के चिराग जल रहे हैं। जुल्फिया मुस्कुराई, कहने लगी, अमृता, क्या यह यादें हमारी अपनी ही करामात नहीं है? नहीं तो ये मर्द, और हम मर्दों की बात को बीच में ही छोड़कर अपनी कविताओं, अपनी करामातों की बातें करते रहे। ताशकंद में आजकल हिंदुस्तान से उर्दू कवि अली सरदार जाफरी भी आए हुए हैं। आज अचानक मुलाकात हो गई तो जुल्फिया ने उन्हें अपने घर दावत पर बुला लिया। दावत में टोस्ट पेश करते हुए जुल्फिया ने कहा, हमारे देश में छोटी लड़की को खान और बड़ी को खानम कहते हैं, सो अमृता का नाम बनता है अमृता खानम। अगर हम अमृता लफ्ज का उज्बेक भाषा में अनुवाद करें तो बनता है उल्मस। सो मैं उल्मस खानम के नाम पर टोस्ट पेश करती हूँ। जवाब में अली सरदार जाफरी ने जुल्फ शब्द का अनुवाद हिंदी में किया, अलग, और जुल्फिया के नाम का भारतीयकरण करके टोस्ट पेश किया, अलका कुमारी के नाम। टोस्ट पेश करने की बारी मेरी आई तो मैंने एक कविता की 2 पंक्तियां पढ़ीं। चिरकाल से बिछड़ी हुई कलम जिस तरह कसकर कागज के गले लगी है और इश्क का राज खुलता जा रहा है। एक पंक्ति पंजाबी में है और एक पंक्ति उज़्बेक में, फिर भी काफिला मिलता जा रहा है। उज्बेकिस्तान की एक वादी का नाम खाबींद हसीना हुआ करता था, सोई हुई सुंदरी, पर अब जब वह समाजवादी राज्य के बाद कामों से ब्याई गई है तो उसका नाम फरगाना वादी हो गया है। यहाँ रेशम की मिलें हैं,
लोग कहते हैं, एक वर्ष में यह वादी जितना रेशम बुनती है, अगर उसका एक सिरा धरती पर रखें तो दूसरा सिरा चांद तक पहुंच जाएगा। इन रेशम की मिलों की डायरेक्टर औरतें हैं। उन्होंने अपने मिलें दिखाईं, मुझे रंगीन रेशम का एक कपड़ा सौगात दिया और मुझसे संदेशा मांगा। कल 1 मई है, विश्व भर के मजदूरों का दिन। सो 2 पंक्तियों की एक कविता में संदेशा दिया। रेशम बुनने वाली दोशीजा, मई का महीना तेरी लाखों मुरादें पूरी करने के लिए आया है। सपने बुनने वाली सुंदरी, अपनी डलियों में मेरी लाखों दुआएं रख लो। ऐना खान ने दस्तरख्वान पर कोन्याक, शहद और अनार का रस रखकर मुझसे पूछा, बताओ मेरी मेहमान, मैं तुम्हारे लिए क्या गाऊं? मैंने कहा, ऐना, अपने देश का वह गीत गाओ जो कोन्याक जैसा तल्ख हो, शहद जैसा मीठा और अनार के रस जैसा लाल। वह हंसने लगी। अच्छा, और भेड़ के भुने हुए मांस जैसा आशिकाना गीत? उसने और लाला खानम ने आज बहुत प्यारे गीत गाए। अंत में लाला खानम ने यह भी गाया, यह हमारे माथे का नसीब कि हमने तुझे ढूंढ लिया, आज तू हमारे देश की मेहमान है। इस दस्तरख्वान के लिए शुक्रिया अदा करते हुए मेरे दिल की तहें भी उनके प्यार से भीग गईं। कहा, कभी मैंने एक गीत लिखा था कि जिंदगी मुझे अपने घर बुलाकर मेहमान नवाजी करना भूल गई, पर आज मैं अपना यह शिकवा वापस लेती हूँ। आज ताशकंद से स्तालनाबाद आई हूँ। जुल्फिया साथ नहीं आ सकी, अकेली आई हूँ। हवाई अड्डे पर कितने ही ताजिक लेखक आए हुए हैं। उनमें ताजिकिस्तान के सबसे बड़े कवि मिर्जा तुर्सनजादे भी हैं। उनसे मिली तो मैंने कहा, महान ताजिक शायर को मेरा सलाम। आपके लिए लाए हुए एक और सलाम की मैं कासिद भी हूँ। वह सलाम जुल्फिया का है। हमारे उर्दू शायर फैज अहमद फैज के शब्दों में, शायर सलाम लिखता है तेरे हुस्न के नाम। तो मिर्जा तुर्सनजादे बहुत हंसे। एक सलाम जुल्फिया का, दूसरा फैज के लफ्जों में, तीसरा ऐसे कासिद के हाथ, मेरा हाल क्या होगा। शहर से 20 मील दूर पहाड़ के दामन में एक नदी के किनारे लेखक गृह बने हुए हैं। इस नदी का नाम है वरस आब, नाचता हुआ पानी। यहाँ आज ताजिक लेखकों ने मुझे रात के खाने की दावत दी। अमन के, दोस्ती के और कलमों की अमीरी के नाम जाम भरते हुए और टोस्ट देते हुए सबने बारी बारी बहुत प्यारी कविताएं पढ़ी। फिर अचानक नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगी। तो मिर्जा तुर्सनजादे ने कहा, आज हमने मिट्टी में 2 देशों की दोस्ती का बीज बोया है, सो आसमान पानी देने आया है। एक कवि ने पूछा, आपके देश में सुना है एक आशिकों का दरिया है, उसका नाम क्या है? मैंने बताया, चिनाब, और कहा, आपके देश में वरस आब, सो देख लीजिए हमारे दरियाओं का काफिया भी मिलता है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में भी बड़े अच्छे लोग मिले, विशेषकर वहाँ की लेखिकाएं निगर खानम और लगभग 25 पुस्तकों की लेखिका मिखारत खानम दिलबाजी और ईरानी कवयित्री मदीना गुलगुन। उन तीनों में मैं चौथी एक सहेली की भांति हिल मिल गई। तो अपनी कविताएं पढ़ते हुए हमने दूर उज़्बेकिस्तान में बैठी जुल्फिया को भी याद किया। उसकी एक कविता पढ़ी तो वहाँ के विख्यात कवि रसूल रजा ने जो टोस्ट पेश किया वह अभी तक मेरे डायरी में लिखा हुआ है। यह तो 5 शायर औरतें मिल गई हैं, 5 पानियों की तरह, और यहाँ अजरबैजान की राजधानी बाकू में पूरा पंजाब बन गया। सो मैं पंजाब की सलामती के जाम पीती हूँ। इसी महफिल में 12वीं शताब्दी की एक अजरी कवयित्री महसती गंजवी का कलाम भी पढ़ा गया, और तब मैंने इस महफिल को 8 शताब्दियों की महफिल कहकर कहा, कभी मैंने एक कविता लिखी थी, मिल गई थी इसमें एक बूंद तेरे इश्क की, इसलिए मैंने उम्र की सारी कड़वाहट पी ली। पर आज इस महफिल में बैठे हुए मुझे लग रहा है
कि मेरी उम्र के प्याले में इंसानी प्यार की बहुत सी बूंदें मिल गई हैं और उम्र का प्याला मीठा हो गया है।